के अनाथालय को दिखाते हुए होती है, जहां इजाबेला नाम की औरत सभी बच्चों को संभालती थी। यहाँ सभी बच्चे इजाबेला को माँ कहते थे और उसके साथ सभी खुश रहते थे। साथ ही सभी बच्चे एक दूसरे को भाई बहन मानकर शांति से रहा करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों की पहचान के लिए उनके गले पर नंबर्स का टैटू बनाया गया था। अनाथालय में इजाबेला बच्चों को पढ़ाती भी थी ताकि उन्हें जब अडॉप्ट किया जाए तो वो बाहर की दुनिया में अच्छे से जी सकें। यहाँ हम एमा, नॉर्मन और रे नाम के 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ के सबसे होशियार स्टूडेंट्स थे। ये अनाथालय एक सुंदर मैदान से घिरा हुआ था जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। यहाँ कोई भी बच्चा अनाथालय की फेंस को पार नहीं कर सकता था क्योंकि ये अनाथालय का सबसे इम्पोर्टेंट रूल था। इसके अलावा जब कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी तब उस बच्चे को हमेशा के लिए अनाथालय छोड़ना पड़ता था। इसी तरह आज रात कॉनी नाम की बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, इसलिए सभी कॉनी को अलविदा कहते हैं और फिर इजाबेला उसे अनाथालय से बाहर ले जाती है। कॉनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कॉनी उन्हें लेटर भेजेगी। असल में अनाथालय से जाने वाले बच्चे वादा करते थे कि वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स को लेटर जरूर भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने अनाथालय में लेटर नहीं भेजा था। इसी दौरान एमा और नॉर्मन की नजर कॉनी के फेवरेट टेडी पर जाती है, जिसके बिना कॉनी कहीं भी नहीं जाती थी, इसलिए वो कॉनी के टेडी को उसे देने का सोचते हैं। तब रे कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी चालू है, जिसका मतलब कॉनी अभी भी यहीं पर है, इसलिए तुम जल्दी से उसके टेडी को देकर आ जाओ। जिस पर एमा और नॉर्मन जल्दी से गेट की ओर भागते हैं। यहाँ गेट पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। जब वो उस ट्रक के अंदर देखते हैं तो वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। असल में इस ट्रक के अंदर कॉनी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक फूल लगा हुआ था। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। जिसके बाद वहाँ 2 बड़े बड़े डीमंस आते हैं जो कॉनी की बॉडी को एक कैप्सूल में डाल देते हैं। इन डीमंस को देखकर एमा और नॉर्मन बुरी तरह डर जाते हैं और उनको बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ डीमंस कहते हैं कि इस जगह पर रहने वाले इंसानों का मीट काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और इन इंसानों को सिर्फ हमारे लिए पाला जाता है। यहाँ एमा और नॉर्मन को समझ आ जाता है कि उनका अनाथालय इंसानों का एक फार्म है, जहाँ सभी बच्चों को डीमंस के खाने के लिए रखा जाता है और एक दिन डीमंस सभी को खा जाएंगे। इसी बीच वहाँ इजाबेला आ जाती है, जो दोनों डीमंस से वादा करती है कि वो अगली बार उनके लिए इंटेलिजेंट बच्चा लाएगी। असल में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे उनका मीट अच्छी क्वालिटी का माना जाता था। इसी दौरान डीमंस को एमा और नॉर्मन की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगते हैं, लेकिन जब वो ट्रक के नीचे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कॉनी का टेडी दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो इजाबेला को दे देते हैं। इस टेडी को देखकर इजाबेला को शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई बच्चा आया था। इस बीच नॉर्मन और एमा वापस अनाथालय की ओर भागते हैं, जहाँ एमा अचानक गिर जाती है और रोने लगती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ एक बुरी इंसान है और वो जहाँ रहते हैं वो अनाथालय नहीं बल्कि इंसानों का फार्म है। तब नॉर्मन उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे दिलासा देता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर एमा कहती है कि हम अकेले नहीं भागेंगे बल्कि अनाथालय के बाकी बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे। अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय की फेंस के पास जाते हैं, जहां नॉर्मन कहता है कि हमें यहां से भागने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी और जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम बाकी बच्चों को इस बारे में बता देंगे। इसके बाद दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि फेंस की दूसरी साइड एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन था, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें एक रस्सी लेकर यहाँ वापस आना होगा। दूसरी तरफ सारे बच्चे मैदान में खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़की गायब हो गई थी। तब इजाबेला वहाँ आती है, जो जल्दी से अपनी घड़ी निकालकर देखती है और जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंड में उस खोई हुई लड़की को अपने साथ मैदान में ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और एक पेड़ में कुछ रस्सियां छिपाते हैं, जिस दौरान उनका फ्रेंड रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। तब नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर रे को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो भी उनकी मदद करने का कहता है। इसके बाद वो रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी बुक्स पर उल्लू का स्टैंप लगा हुआ है, जिसके चारों ओर एक कोड लिखा हुआ है। जब वो उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिनर्वा नाम का आदमी अनाथालय की सारी सच्चाई जानता है और बुक्स के जरिए उन्हें बताना चाहता है कि सभी बच्चों को अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इसके बाद शाम को इजाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। क्रोन के यहाँ आने से एमा और नॉर्मन का भागने का प्लान और भी टफ हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय में 2 औरतें थीं,
जिनसे बचना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। यहाँ इजाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये तीनों बच्चे अनाथालय की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें तीनों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन वो तीनों सभी बच्चों को एक स्पेशल गेम खिलाते हैं। इस गेम के जरिए वो दूसरे बच्चों को सिखाना चाहते थे कि अगर उन्हें कभी यहाँ से भागना पड़े तो वो छिपकर भाग सकते हैं। लेकिन तभी क्रोन उनकी बातें सुन लेती है और उनके साथ गेम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे गेम शुरू करते हैं और क्रोन उन्हें पकड़ने लगती है। यहाँ क्रोन सभी को पकड़ लेती है लेकिन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। इसी रात तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ नॉर्मन कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चों में कोई एक इजाबेला का जासूस है जो हमारी हर एक हरकत के बारे में इजाबेला को बता रहा है। नॉर्मन को लगता है कि ये जासूस बड़ी उम्र का बच्चा है, इसीलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। यहाँ डॉन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो निराश होकर रे को पीटने लगता है। तब एमा एक बार फिर उन्हें बताती है कि हमने जो भी कहा वो सब सच है और तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर गिल्डा एमा की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि एमा इजाबेला से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी उनके बारे झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को उनके द्वारा छुपाई गई रस्सियों की जगह के बारे में बताता है। इसी रात हम एक अनजान बच्चे को देखते हैं जो कि इजाबेला का स्पाई था। वो इजाबेला को दरवाजे के नीचे से एक नोट देता है जिसमें रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ही लिखा था कि नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह एमा, नॉर्मन और रे देखते हैं कि उनकी छुपाई रस्सियों को इजाबेला ले गई है। अब क्योंकि इन रस्सियों के बारे में उनके अलावा सिर्फ डॉन और गिल्डा ही जानते थे, इसलिए सारा शक उन्हें डॉन और गिल्डा पर जाता है। लेकिन तभी नॉर्मन बताता है कि डॉन और गिल्डा स्पाई नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। साथ ही कहता है कि ये सब मैंने रे को चेक करने के लिए प्लान किया था और रे के अलावा रस्सियों की असली जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसका मतलब रे ही इजाबेला का स्पाई है। तब रे कबूल करता है कि वो ही इजाबेला का स्पाई है और कहता है कि मैं बहुत पहले से अनाथालय की सच्चाई को जान चुका था, पर मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला के लिए जासूसी करने का काम करना शुरू कर दिया। इसके बदले इजाबेला ने मेरे अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने कॉनी के टेडी को छुपाया था ताकि तुम जब कॉनी को टेडी देने जाओ तो तुम्हें भी इजाबेला की सच्चाई का पता चल सके। रे की बातें सुनकर एमा और नॉर्मन उससे कहते हैं कि हम अभी भी तुम पर भरोसा करते हैं और फिर वो रे को टीम में शामिल करके उसे डबल स्पाई बना देते हैं, यानी कि रे अब इजाबेला के लिए नहीं बल्कि नॉर्मन के लिए स्पाई का काम करेगा। इसके बाद रे अपने रूम की फ्लोर पर बने सीक्रेट होल में रस्सियों को छिपा देता है। साथ ही वो उस होल में कुछ गैस कैन्स और अपने बनाए गैजेट को भी होल में रख देता है। असल में ये गैजेट उसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था ताकि इजाबेला उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। इसके बाद रे इजाबेला के पास जाता है और